आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 केबी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 तक सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का जो है लिंक है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो चौथा प्रश्न क्या है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो जब इस प्रश्न को जब पढ़ने पर ये पता चला कि इसमें कौन कौन मान दिया गया है, तो दो जो है यहाँ पे देख सकते हैं वाष्प दाब दिया गया है, एक वाष्प दाब यहाँ पे दिया गया है और एक वाष्प दाब यहाँ पर दिया गया है। तो यह शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया गया है और यहाँ पर प्राप्त विलयन का यह वाष्प दाब दिया गया है। 0.5 ग्राम जो है अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य में जो है 39 ग्राम बेंजीन है। तो इसमें कौन विलय है और कौन विलायक है, पहले इसके बारे में समझ लेंगे कि यह मात्रा कम है और यह मात्रा ज्यादा है। तो यह विलय हो जाएगा और यह क्या रहेगा, विलायक हो जाएगा। तो विलय विलायक समझ में आ गया होगा कि जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय होती है और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह विलायक होती है। तो यहाँ पर नोट करेंगे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। पर जो मान में जो दिया गया पहला P0 इसको कहेंगे। P0 का मान कितना दिया गया है, तो 0.850 बार दिया गया है, ठीक ना। यह मान जो है दिया गया कितना, 0.850 बार। और पहला मान नोट हो गया। और विलय है तो विलय का भार को छोटा W से दिखाते हैं और मान कितना दिया गया है, तो 0.5 ग्राम दिया गया है। 0.5 ग्राम हो गया। और बड़ा W का मान मतलब विलायक का भार कितना दिया गया है, 39 ग्राम दिया है। 39.0 मतलब 39 ग्राम ही पढ़ा जाता है। और यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान जो दिया गया है, यहाँ पर यम का मान जो दिया गया है, तो यहाँ पर यम का मान जो दिया गया है बड़ा यम लिखेंगे क्योंकि विलायक का जो दिया गया है, तो यहाँ पर यम का मान जो है 78 ग्राम प्रति मोल दिया गया है। 78 ग्राम प्रति मोल प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो देख सकते हैं तो 4 मान प्रश्न में दिया गया था और चारों मान को जो है नोट कर लिया गया। यहाँ तक 4 मान हो गया और एक मान और दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं 0.845 बार है। तो इसको किससे दिखाएंगे, ये विलयन है तो विलयन का वाष्प दाब को PS से दिखाते हैं और PS बराबर कितना दिया गया है, तो 0.845 बार है। इतना मान जो है प्रश्न में दिया गया था। अब मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, तो मोलर द्रव्यमान की गणना करेंगे, इसको यम स्मॉल यम से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ठोस का निकालना है। ठोस इसमें कौन है, तो विलय है, तो विलय का मतलब यम का मान जो है प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब यहाँ राउल्ट का नियम लागू करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का नियम यहाँ लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पर राउल्ट का नियम लागू कर लेंगे। और राउल्ट का जो नियम लागू होगा, क्या नियम राउल्ट का होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि राउल्ट का जो नियम होता है, पढ़े होंगे, P लिखेंगे P0 माइनस PS होता है बटा जो है P0 हो जाएगा यहाँ पर, या P0 पढ़ सकते हैं, बराबर होता है छोटा W बड़ा M और यहाँ पर जो है छोटा W रहेगा बड़ा M और बड़ा W छोटा M होता है। ध्यान देंगे सूत्र क्या होता है, यहाँ छोटा स्मॉल रहेगा तो यहाँ बड़ा रहेगा, यहाँ पर बड़ा रहेगा तो यहाँ पर छोटा रहेगा। ऐसे आप सूत्र को याद कर सकते हैं। P0 का मान प्रश्न में कितना दिया गया है, तो P0 का मान प्रश्न में 0.850 दिया गया है और PS
का मान कितना दिया गया है 0.845 दिया गया है, बटा हो जाएगा, और P जो 0 का मान दिया गया है 0.850 दिया गया है, बराबर कर लेंगे। छोटा W का मान कितना है, तो छोटा W का मान 0.5 दिया गया है, और बड़ा W का मान जो है 78 दिया गया है, बड़ा M, और यहाँ बड़ा W का मान कितना दिया गया है, तो बड़ा W का मान 39 दिया गया है, 39 गुणे छोटा M का मान पूछ रहा है। तो मान जो है इसमें M का मान निकालना है, तो इसमें मान को आराम से भर लेंगे। P0 का मान, PS का मान, P0 का मान, छोटा W बड़ा M, बड़ा W छोटा M। तो अब इसमें इसको हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, तो 850 में से 845 घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो 0.005, क्योंकि 3 स्थान पे दशमलव है तो 0.005 हो जाएगा, बटा नीचे क्या हो जाएगा 0.850 हो जाएगा, बराबर, और 39 से 2 कट जाएगा, 39 से 78 काटेंगे 2, तो 39 दूना 78 हो गया, 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 मतलब एक स्थान दशमलव लगेगा तो 1 हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से गुणा करेंगे, इसमें 5 में तो 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, तो 10 का मतलब एक स्थान दशमलव, तो 1.0 को 1 ही पढ़ते हैं। अब इसका दशमलव हटा देंगे, क्योंकि 3 स्थान इसका दशमलव है, 3 स्थान इसका दशमलव है, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, तो जब दशमलव इसका हटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बचेगा क्या बनेगा, 5 बचेगा, 5 हो जाएगा, बटा हो जाएगा, 5 बटा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 885 हो जाएगा, 850 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। यहाँ पर हम बराबर चिन्ह लगा दिए थे, तो यहाँ बराबर चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में बराबर है, तो आगे बराबर लगाने की जरूरत नहीं है। 5 से जो है 85 काट देंगे, तो 1/8, 5 से काटेंगे 17 × 5 = 85, आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा, बराबर 1/m हो जाएगा। अब इसमें गुणा लेंगे, m का गुणा इसमें होगा, तो m 91 m हो गया, बराबर और 170 का गुणा इसमें करेंगे तो 170 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर 170 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, 170 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कैसे इसको हल किया गया और किस नियम पे लागू किया गया है, तो राउल्ट के नियम पर यह प्रश्न को लागू किया गया है कि इसमें m का मान पूछा गया था, तो m का मान क्या हो जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए तथा निम्नलिखित सेल के मानक EMF की गणना कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है, इस न्यूमेरिकल पर जो है EMF की गणना करना है और मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो है परिभाषा देना है। तो पहले हम लोग सीखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषा लिखने के बाद अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है और उसमें EMF की गणना करना है। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट करेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर हेडिंग नोट होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का अगर परिभाषा लिखेंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या बनेगा, तो बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दें, ये परिभाषा को क्या होगा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब किसी धातु के छड़ को, ध्यान देंगे, जब किसी जो धातु है उसकी जो छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु के सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर को ही क्या कहा गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा गया है। तो परिभाषा यहाँ पे लिख लेंगे, जब क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब किसी धातु को, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को, अब यहाँ किसी धातु के छड़ को कितने डिग्री पर, किसी धातु के छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी इसमें होना जरूरी है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके, 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके किसी लवण, उसके किसी लवण के विलयन में, किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। किसी लवण के 1 मोलर, ध्यान देंगे यहाँ पर 1 मोलर सांद्रता वाले, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है। विलयन में क्या करते हैं, डुबोया जाता है, तो धातु की सतह पर,
लिख सकते हैं धातु और विलयन, क्या लिखेंगे, धातु और विलयन के मध्य, धातु और विलयन के मध्य, धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मध्य जो है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव 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 कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका मात्रक होता है, प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मात्रक होता है, करते हैं, इसका जो मात्रक है क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या लिखेंगे, इसका मात्रक बोल्ट होता है, लिख लेंगे बोल्ट होता है, इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका मात्रक बोल्ट होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बहुत ही आसान है। जब किसी धातु के छड़ को कितने डिग्री पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में क्या किया जाएगा, डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक जो न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, तो EMF की गणना करना है। तो EMF की जो गणना करेंगे तो पहले हमको ई कैथोड को पता लगाएंगे और ई एनोड का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर कैथोड कौन है, तो ध्यान देंगे, जब ZN के ऊपर ये प्लस है, इधर आपका है, इधर आपको जो प्लस हुआ है, तो ये जो है यह एनोड का काम कर रहा है, और ये जो है यहाँ प्लस लगा हुआ, ध्यान देंगे, तो ये कैथोड का काम कर रहा है। तो कैथोड वाला काम कौन कर रहा है, कौन एनोड वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो देखेंगे, ये जो मान दिया गया है, ई जो सेल का मान दिया गया है, यहाँ पर ई कैथोड का जो मान दिया गया है, प्लस जो है 3.4 वोल्ट दिया गया है। तो यह जो मान हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न में अब हल करेंगे तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर ई कैथोड, और ई कैथोड का मान प्रश्न में कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर ई कैथोड का मान प्रश्न में दिया गया है प्लस 0.34 जो है वोल्ट दिया गया है, 0.34 वोल्ट है। कैसे पता चला कि ई कैथोड का मान है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ध्यान देंगे +2 यहाँ पे रहेगा, तो यह कैथोड का काम करेगा, और यहाँ पर जो प्लस लग गया है, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पर जो प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे जो प्लस लगा रहेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब प्लस लगा रहेगा तो ये कैथोड का काम करेगा, और यहाँ प्लस लगा रहेगा तो ये एनोड का काम करेगा। तो यहाँ पर जो मान दिया गया देख सकते हैं, तो यह ई कैथोड का मान है, और यहाँ जो मान दिया गया है ई एनोड का मान प्रश्न में दिया गया है। तो ई कैथोड बराबर क्या नोट कर लेंगे, प्लस 0.34 कैथोड का मान आ गया, और एनोड का मान क्या प्रश्न में दिया गया है, तो ई एनोड का जो मान दिया गया था, यहाँ पे लिख सकते हैं ई एनोड बराबर हो जाएगा, ई एनोड बराबर हो गया, क्या मान है, -0.76 वोल्ट दिया गया है। अब इसमें जो मान पूछा है EMF की गणना करना है, तो यहाँ पर जो है सेल का वैद्युत वाहक बल की गणना करना है, EMF की गणना करेंगे तो सूत्र हो जाएगा ई कैथोड माइनस होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यह सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड का मान कितना है, तो 0.34 दिया गया है, माइनस, और ई एनोड का मान 0.76 दिया गया है, माइनस माइनस मिल करके यह प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, तो 1.10 हो जाएगा, और यही मान जो आएगा इसका मान क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो यह न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बस याद रखेंगे ई कैथोड कौन है,
और ई एनोड कौन है। बस ई कैथोड और ई एनोड का पहचान पहले कर लेंगे। तो ई कैथोड का मान कितना है और ई एनोड का मान क्या है, और ये फार्मूला है, इसी फार्मूला को याद रखेंगे। ई एम एफ का फार्मूला क्या होता है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई कैथोड में से ई एनोड को जब घटा देंगे तो 0.34 में से ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें जो परिभाषा बताया गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, यह परिभाषा भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया के कोट से आप क्या समझते हैं, इनकी परिभाषा बताना है। और एक अभिक्रिया भी दिया गया है, अभिक्रिया Na प्लस Mb, और यहाँ पर जो दिया गया रिएक्शन कराया गया है तो बना है यहाँ पर Xc प्लस YD की अभिक्रिया की कोटि आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोट को कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर रासायनिक जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण के सहायता से अभिक्रिया की कोटि को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि की जो है परिभाषा क्या है। तो यहाँ नोट करेंगे अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया की जो कोटि है, पहले इस परिभाषा को समझ लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की जो कोटि है बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दे दें तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि को, जैसे यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है उस रिएक्शन में एक अभिकारक है, यहाँ से देखेंगे एरोस जो तीर बना हुआ है, तीर से पहले जो दिया गया है यह अभिकारक है, और यह जो है उत्पाद है। अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और इसके फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो जो अभिकारक है, अभिकारक में को जो व्यक्त करेगा, जो सांद्रता, इसके ऊपर जो घात बनेगा वही घात की जो योग होगा वही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो कैसे परिभाषा को लिखेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे, किसी, बहुत आसान परिभाषा है, बस 2 बार पढ़ेंगे परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो किसी अभिक्रिया की दी गई दर समीकरण को कहते हैं वेग समीकरण, या वेग जो है आपका दर समीकरण को वेग समीकरण भी कहा जाता है। तो किसी अभिक्रिया की दी गई दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती हैं। उस अभिक्रिया की क्या कहलाती हैं, कोटि कहलाती हैं। अभिक्रिया की कोट कहलाती हैं। कितना आसान है। तो कैसे हम लोग अभिक्रिया की कोट ज्ञात करेंगे, तो जैसे यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है, जैसे यहाँ क्या लिखा है Na दिया गया है प्लस Mb दिया गया है, गर्म करने पर क्या बनेगा, तो X दिया है, C दिया है, प्लस है, Y है और D है। और यहाँ पर अगर अभिक्रिया का अगर हम यहाँ पर कोटि बताना हो तो इस रिएक्शन के माध्यम से अभिक्रिया की कोटि क्या बनेगा, तो ऊपर बताया गया परिभाषा में किसी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया आपको सामने यहाँ दिया गया है, दी गई दर जो समीकरण है, तो दर समीकरण कैसे निकालेंगे, दर समीकरण या अभिक्रिया का वेग बोल सकते हैं। तो दर समीकरण अगर निकालते हैं तो दर समीकरण कैसे निकलेगा, दर समीकरण अगर निकाला जाए तो यहाँ पर दर समीकरण बराबर बनेगा। अब यहाँ देखिए ए है, अभिकारक है तो अभिकारक ए हो जाएगा, और इसके ऊपर जो सांद्रता पदों की घात क्या बनेगा, यन यहाँ यन है और यहाँ यम है, तो यहाँ पर घात यन हो जाएगा, और बी के पावर जो बनेगा यहाँ पर बनेगा यम बन जाएगा, और यहाँ पर के रहता है, वेग स्थिरांक उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर कैसे बना है, के ए सांद्रता ए हो गया, और जितना ये आगे रहता है ना इसके ऊपर जो है लग जाता है, घात के रूप में बन जाता है, उसी को दर समीकरण या जो है अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। तो अभिक्रिया का वेग निकल गया। अब यहाँ पर कोटि बताना है, तो अभिक्रिया की अगर कोटि बताते हैं तो अभिक्रिया की कोटि क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या निकलेगा, तो
तो ऊपर जो परिभाषा बताया गया है, अब उसी से परिभाषा से जो है अब क्रिया की कोटि आप निकाल सकते हैं। तो अब क्रिया की कोटि बराबर क्या बनेगा, तो अब क्रिया की कोटि क्या बराबर बनेगा, तो बताया गया अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया की दी गई दर समीकरण, ये दर समीकरण हो गया, में व्यक्त किया गया है, अभिकारकों के अभिकारक भी बना ए है और बी है, सांद्रता पदों, सांद्रता की जो पद है यन है और यम है, घातों का योग, जो घात बना है उसी का योग कर दीजिए, जो यन है और यम है अगर ये दोनों घात को जोड़ दिया जाए ना तो वही अभिक्रिया की कोट निकल जाता है। तो यहाँ यन है और यहाँ यम जो घात लगा हुआ था वही अभिक्रिया की कोट को जोड़ेंगे, तो यन प्लस यम अगर जुड़ जाए तो ये अभिक्रिया की क्या हो जाएगा, कोट निकल जाता है। तो अभिक्रिया की कोट की गणना हो गया। अभिक्रिया की कोट कैसे निकालेंगे, इसमें याद रखेंगे अभिकारक का ही प्रयोग करना है, ये उत्पाद वाला प्रयोग नहीं करना है, केवल अभिकारक का जो सांद्रता है उसके ऊपर जो घात लिखा है वही घात को अगर जोड़ दिया जाए तो अभिक्रिया की कोट निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं अभिक्रिया की कोट जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अभिक्रिया की कोट कैसे ज्ञात किया गया है। क्या होता है जब, अब यहाँ पर क्या होता है जब आपको क्रिया कराना है, किसके साथ क्रिया कराना है, क्रोमाइट अयस्क Y के उपस्थित में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। अब यहाँ पर जो क्रोमाइट अयस्क है Y के उपस्थित में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्रोमाइट जो अयस्क है, क्रोमाइट अयस्क किसके साथ क्रिया कराना है, तो कहेंगे क्रोमाइट जो अयस्क है वह Y के साथ क्रिया कराना है और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराना है। तो लिखेंगे क्रोमाइट जो अयस्क है, अयस्क Y तथा क्या लिख लेंगे यहाँ पर पोटेशियम के साथ जब क्रिया कराते हैं, पोटेशियम के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्रिया कराते पोटेशियम के साथ क्रिया कराते हैं या क्रिया करता लिख सकते हैं, क्रिया करता है तो क्या बनेगा, क्रिया करता है तो क्या क्या बनेगा, तो पहला जो बनेगा वह बनेगा पोटेशियम बनेगा, यहाँ पर पोटेशियम बन जाएगा और यहाँ क्रोमेट बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर 3 यौगिक जो है प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राप्त होगा। यहाँ पर कितने यौगिक प्राप्त हो रहे हैं, 3 यौगिक जो है प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है या बनता लिख सकते हैं, बनता है। अब इसका रिएक्शन को समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या लेकर के गर्म करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क लेंगे। क्रोमाइट अयस्क का जो सूत्र होता है वह होता है Fe और होता है Cr2 और होता है O4। और ये सूत्र किसका है, तो यह कहेंगे क्रोमाइट अयस्क का जो ये सूत्र है FeCr2O4 और ऑक्सीजन है, Y का मतलब ऑक्सीजन हो गया तो O2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लेना है, और लेना है यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट लेना है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होगा K2CO3 होता है, K2CO3 इसका नाम होता है पोटेशियम जो है पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखना है कि Y तथा पोटेशियम के साथ नहीं पोटेशियम कार्बोनेट लेना है, तो यहाँ पर कार्बोनेट लिख लीजिएगा। पोटेशियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करता है, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर गर्म करने पर बनेगा, यहाँ पहला यौगिक बना है पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्रोमेट का सूत्र होता है K2 हो जाएगा Cr2O4, इसका नाम होता है पोटेशियम क्रोमेट। अब प्लस हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और यहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या किसके साथ क्रिया कराया गया है, तो फेरिक जो है यहाँ पर जो है फेरिक ऑक्साइड के साथ क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। क्या क्या लिया गया है, क्रोमाइट अयस्क हो गया, Y हो गया, पोटेशियम जो है कार्बोनेट लेना है और यहाँ पर पोटेशियम जो है क्या बनेगा, पोटेशियम जो है क्रोमेट बन गया, क्रोमेट फेरिक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अब संतुलित करने के लिए यहाँ पर जो है 4 लगा लेंगे, यहाँ संतुलित करने के लिए क्या लगाएंगे, 4 लगा लीजिएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा संतुलित करने के लिए, और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 8
8 हो जाएगा। आप सभी लोग संतुलित करके एक बार चेक करिएगा, दोनों पक्ष जो है बराबर होगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो है क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। पहला क्रिया जो कराया गया समझ में आ गया होगा कि क्रोमाइट अयस्क के साथ पोटेशियम जो है कार्बोनेट जब क्रिया करता है Y के उपस्थित में तो क्या क्या बनता है, तो ये बना है पोटेशियम क्रोमेट बना है, फेरिक ऑक्साइड बना है और ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रोमाइट अयस्क Y और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा। अब दूसरा अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि दूसरा अभिक्रिया क्या है। अगला जो अभिक्रिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। अब यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेना है और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जो है फेरस सल्फेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब पोटेशियम लिख लेंगे, यहाँ पर पोटेशियम पोटेशियम लेना है, पोटेशियम के साथ क्या लेना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट सल्फ्यूरिक जो है अम्ल तथा फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, क्रिया करता है तो अब क्या क्या बनेगा, क्रिया करता है तो पहले बनेगा पोटेशियम, क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, पोटेशियम सल्फेट के बाद क्या बनेगा, क्रोमियम, क्या बनेगा, क्रोमियम और यहाँ हो जाएगा थर्ड सल्फेट बनेगा, क्रोमियम थर्ड सल्फेट बनेगा और बनेगा यहाँ पर फेरिक, लिखेंगे यहाँ पर फेरिक सल्फेट बनेगा, फेरिक सल्फेट तथा जल बनेगा, तथा क्या बनेगा, जल बनता है। इतना जो है आपको लिखना है। इसमें क्या क्या लेना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7। ये पोटेशियम जो है डाइक्रोमेट है, उसमें क्या मिलाना है, तो यहाँ पर इसमें मिलाना है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या मिलाना है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ फेरस सल्फेट मिलाना है, फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। अब इसका क्रिया करा दीजिए, क्रिया कराने पे क्या बनेगा, क्रिया कराने पे बनेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस बनेगा Cr2 बनेगा और क्या बनेगा, SO4 हो जाएगा। SO4 का यहाँ पर होल थराइज नीचे 3 घात हो जाएगा। इसी को कहा जाता है क्रोमियम थर्ड सल्फेट कहते हैं और बनेगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2SO4 का यहाँ पे नीचे 3 घात है तो फेरिक, यहाँ पे इसको बोला जाएगा फेरिक सल्फेट बन गया और जल बनेगा। जल का मतलब होता है H2O हो जाएगा, H2O का मतलब H2O। अब संतुलित यहाँ पर अब क्रिया नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए आपको जो है यहाँ 7 लगा लीजिएगा, 7 लगा करके फिर आपसे और यहाँ पर 6 लगा लीजिएगा और यहाँ पे जो है जल के आगे जो है 7 लगा लीजिएगा और जो है यहाँ पर Fi के आगे जो है यहाँ पर 3 लगा लीजिएगा और जो है अब जा करके संतुलित हो जाएगा। अब क्रिया को एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि दोनों पर संतुलित है ना। अगर संतुलित करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए जो है आप लोग इसको संतुलित करके चेक करिएगा कि यहाँ का जितनी संख्या इधर है क्या इधर भी संख्या बराबर है। तो इसलिए आपको संतुलित करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है संतुलित करके अभिक्रिया बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको संतुलित करने में दिक्कत है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि संतुलित हम कर नहीं पाते हैं अभिक्रिया, तो एक अभिक्रिया और बना देंगे संतुलित कैसे अभिक्रिया को किया जाता है। तो एक वीडियो बना करके जो है आपको समझा दिया जाएगा कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। यदि आप कमेंट करेंगे तो आपकी एक वीडियो जो है बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो यह अभिक्रिया जो है आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या लेकर के बनाया जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना था, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना था और फेरस सल्फेट लेकर के गर्म किया गया तो क्या क्या बना है। तो उम्मीद करते हैं यह भी
अभी जो है वीडियो ये अभी जो अभिक्रिया जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, एक और अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। अगला क्रिया है पोटेशियम पर मैग्नेट को 513 केल्विन तक गर्म करते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर 513 डिग्री पर गर्म करेंगे, केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि पोटेशियम पर मैग्नेट को 513 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम जो है मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस बनता है। अब यहाँ पे इसका अभिक्रिया करा लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र होता है KMnO4। इसका नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। इसी को कहा जाता है लाल दवा भी कहा जाता है। और इसको जो है 513 केल्विन पर गर्म करेंगे। तो 513 केल्विन पर अगर गर्म करते हैं तो बनेगा यहाँ पर K2MnO4। इसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट और इसको कहेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन गैस बनेगा। अब यहाँ पर K2 देखेंगे, यहाँ पर K 2 गो है, यहाँ K 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2K हो जाएगा। Mn देखेंगे, Mn एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 Mn है तो 2 Mn आगे 2 आगे लग गए, 2 लग गया। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, 4 यहाँ है तो 6 2 8 हो गया। दोनों पक्ष क्या हो गया, दोनों पक्ष जो है अभिक्रिया संतुलित हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि यह अभिक्रिया, इसमें 3 अभिक्रिया क्या होता है जो है बताया गया, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। और यह अभिक्रिया जो है हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।